इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होना ज़रूरी है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये है ब्रिटिश आइल्स। इसमें आता है आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड में आता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नदर आइलैंड। नदर्न आइलैंड आयरलैंड का भी पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम का भी पार्ट है। और यूनाइटेड किंगडम में आता है नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को कलेक्टिवली ग्रेट ब्रिटेन बुलाया जाता है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नवजोत वर्मा और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड किंगडम में और इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे हमारे पास में है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतना ज़्यादा वास्ट है, यूके और इंग्लैंड के पास में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है पर इनके पास में रिटन रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसे मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं। यूके की जो सरकार है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है और इनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है इंग्लिश लॉज, स्कॉटिश लॉज और यूके के द्वारा जो अलग अलग इंटरनेशनल ट्रीटीज़ किए गए हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर इन रूल्स को फ्रेम किया गया है। कई सारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं और इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे यूके के एस्टेब्लिशमेंट से भी पहले। जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट है उसे द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स बुलाया जाता है। ये जो पार्लियामेंट है ये 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं उनको मैग्ना कार्टा कंसिडर किया जाता है और उन्हें ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज़ ऑफ इंग्लैंड भी बुलाया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया था इंग्लैंड के फेमस स्कॉलर्स के द्वारा और इन्हें एक्सेप्ट किया गया था और फोर्स में लाया गया था किंग जॉन के द्वारा और ये सब हुआ था 1215 में। इसी डॉक्यूमेंट को बेस मानते हुए इंग्लैंड में आगे आने वाले सभी लॉज को फ्रेम किया गया। इन डॉक्यूमेंट्स ने और भी कंट्रीज़ की मदद की अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को सेट करने में। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स से इंस्पायर्ड है। यहाँ तक कि जो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका भी इंस्पिरेशन इन्हीं डॉक्यूमेंट से लिया गया है। इंग्लैंड के पास मौजूद और भी जो लैंडमार्क बिल्स हैं वो फॉर्म करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर प्रिंसिपल्स को और उन्हें बुलाया जाता है इंग्लिश बिल ऑफ राइट। इस बिल को ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1689 के बाद में पास किया गया था। इस बिल के द्वारा एक लिंक को इस्टेब्लिश किया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये क्या रिलेशनशिप के बारे में बताता है पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। अब यहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो यहाँ पर अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इस बात पे कि गवर्नमेंट के पास में क्या पावर्स हैं जिन पावर्स को गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है बिना पार्लियामेंट के एक्सेप्टेंस के। अब एग्जाम्पल के लिए हम यही देख लेते हैं कि जो एक्सपर्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनका ये कहना था कि इसके पहले सरकार कोई डिसीजन ले यहाँ पर पहले पार्लियामेंट से वोटिंग करवा लेनी चाहिए, पार्लियामेंट से पूछा जाना चाहिए। ये बात है जब ट्रीटी ऑफ लिस्बन के आर्टिकल 50 को एक्टिवेट करना था। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे किया जा रहा था ताकि यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग किया जा सके। यहाँ पर जो आइडिया था कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए या फिर पार्लियामेंट से कंसल्ट किया जाना चाहिए, इस आइडिया को यूके के यूरोपियन गवर्नमेंट से अलग होने से पहले सपोर्ट नहीं किया गया था। बहुत सारे नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा हाई कोर्ट से ये मांग की गई थी कि इस आर्टिकल 50 के एक्टिवेशन को रोका जाए और यहाँ पर पार्लियामेंट की कंसेंट ली जाए। ये बात है 2016 की। इस बात पर हाई कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया था 3 नवंबर के दिन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस वर्डिक्ट को कंफर्म किया गया था 24 जनवरी के दिन। कोर्ट का ये कहना था कि इस ट्रीटी के आर्टिकल 50 को एक्टिवेट करने से पहले पार्लियामेंट से वोटिंग करवाना ज़रूरी है। यूके के अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉमन लॉ। अब हम ये देखते हैं कि कॉमन लॉ और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है। ग्रेट ब्रिटेन में पीनल कोड और सिविल कोड नहीं है पर यहाँ पर कॉमन लॉ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो कॉमन लॉ है ये हिस्टोरिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो कि ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने के बावजूद भी कॉमन लॉ को कभी भी चेंज किया जा सकता है।
इसके अंदर जजेस के डिटर्मिनेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कॉमन लॉ में किसी भी प्रकार का एवोल्यूशन नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के अगेंस्ट जाकर, और कॉमन लॉ को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स में। चर्चेस और उनके रिचुअल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यूके में, पर यहाँ पर जो मोनार्क्स हैं उनके पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना उनके पास में कोई अथॉरिटी है चर्चेस की। मोनार्क्स की यहाँ पर चर्चेस को लेकर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर गवर्नमेंट को चलाने में मोनार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बिशप्स होते हैं, अब आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स समझते होंगे कि जैसे भारत में राज्यसभा है वैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बिशप्स होते हैं उनके पास में पूरी तो नहीं पर पार्शियल अथॉरिटी रहती है कि वो भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो बिशप्स होते हैं चर्च के, इनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं रहती है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन से कोई भी लेजिस्लेशन पास होकर आता है तो ये उसको अपोज कर सकें। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसे अनकोडिफाइड माना गया है, ये कॉमन लॉ के बेसिस पे चलता है और इस कॉमन लॉ को कभी भी चेंज किया जा सकता है। यूके में पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पार्लियामेंट के बाद में कॉमन लॉ आता है।